हेलो गाइस, मैं आदेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल अनुभव इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के लिए न्यूमेरिकल, वो भी एनसीईआरटी बुक के, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र एवं गॉस की प्रमेय, जिसका आप लोगों का फर्स्ट न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने लिखा है। वाई में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो छोटे आवेशित गोले पर क्रमशः 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम तथा 3 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम आवेश है, तो उनके बीच कितना बल है? तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में जो भी दे रखे होंगे मान, सबसे पहले हम उनको निकाल के बाहर रखेंगे। और जो भी मात्रक होंगे इसमें, तो सबसे पहले हम मात्रक को चेंज करके एमकेएस पद्धति में चेंज करेंगे। अगर पहले से ही एमकेएस पद्धति में है तो अच्छी बात है, अगर ना है एमकेएस पद्धति में तो हम उन्हें क्या करेंगे, एमकेएस पद्धति में चेंज करके ही न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के सामने क्या क्या दे रखा है? तो दो गोले हैं जिन पर आवेश, तो हम मान ले रहे यहाँ पे ये पहला गोला है जिस पर आवेश Q1 है, ये दूसरा गोला है जिस पर आवेश Q2 है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दो गोले हैं, एक गोला Q1, दूसरे गोले पर आवेश है Q2, और दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है? पहले गोले पर आवेश Q1 कितना दे रखा है? 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम। दूसरे गोले पर आवेश Q2 कितना दे रखा है? 3 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम। दोनों आवेशों के बीच की दूरी R बराबर कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। भाई सेंटीमीटर को हमें क्या करना है? मीटर में चेंज करना है। तो जब भी हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -2 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 30 गुणा 10 की पावर -2, और ये अब किस में चेंज हो गए? मीटर में। तो ये हमारे मान दे रखे हैं Q1, Q2, और यहाँ पे बीच की दूरी R का मान दे रखा है। अब हम क्या करेंगे? दोनों आवेशों के बीच में बल निकालेंगे। तो दोनों आवेशों के बीच में जब भी हम बल निकालेंगे तो हमें क्या लगाने पड़ेगा? कूलाम का नियम लगाना पड़ेगा, अर्थात वैद्युत बल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। अगर हम कूलाम के नियम से देखें तो वहाँ से फॉर्मूला है हमारा, क्या होता है? F बराबर, क्या फॉर्मूला होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 Q2 और बट्टे में दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे? सभी मान रखेंगे, क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक होता है जिसका मान 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। Q1 का मान दे रखा है, Q2 का मान दे रखा है, R का मान दे रखा है। तो यानी हमें सभी के मान पता हैं। अब हमें क्या करना है? इसमें रख के सॉल्व करना है। तो रखकर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? तो आप लोग कहोगे 9 गुणा 10 की पावर 9। उसके बाद Q1 का मान कितना है? 2 गुणा 10 की पावर -7, 2 गुणा 10 की पावर -7। Q2 का मान कितना है? 3 गुणा 10 की पावर -7, और फिर बट्टे में बीच की दूरी का वर्ग R²। बीच की दूरी कितनी है? 30 गुणा 10 की पावर -2, और हमें क्या करना है? वर्ग करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 30 गुणा 10 की पावर -2, इसका वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग। इसे सॉल्व करेंगे तो जो हो जाएगा F बराबर 9 और 2 और 3 को पास में लिखेंगे, 9 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 10 की पावर -7 और -7 माइनस के 14, -14 और प्लस के 9, तो कितने हो जाएंगे? 10 की पावर -5, माइनस की 14 और प्लस के 9, तो -5 बट्टे। यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे तो 30 का वर्ग करेंगे तो हम इससे लिख सकते हैं क्या? 30 गुणा 30 इंटू 10 की पावर -2 का वर्ग करेंगे तो 10 की पावर -4। जब भी हम घातों का वर्ग करेंगे तो घातें दोगुनी हो जाएंगी। जैसे -2 है तो -4, -3 होता तो -6। ये हो जाएगा F बराबर
3 से कैंसिल करेंगे 10 बार, और ये 3 से कैंसिल करेंगे 3 बार। ये 3 से कैंसिल करेंगे कितने बार? 10 बार। तो आप लोगों के सामने f बराबर ये आ जाएगा, f बराबर 3 दूनी 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 और बट्टे 10 एक बार और एक बार 2 बार, प्लस के 2 बार और माइनस के 4 बार, तो 10 की पावर माइनस के 2। ये हो जाएगा f बराबर 6 गुणा 10 की पावर माइनस का 5 और ये 10 की पावर माइनस 2 ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएंगे 10 की पावर प्लस के 2। अब ये आप लोगों के सामने कितना हो जाएगा? तो ये आप लोगों के सामने हो जाएगा f बराबर 6 गुणा 10 की पावर माइनस 5 प्लस के 2, तो माइनस के 3, और यहाँ पे क्या? न्यूटन। तो आप लोग समझ गए होंगे दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा? 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 न्यूटन। अब हमसे ये भी पूछा जाता इस बल की प्रकृति क्या है, मतलब ये बल कैसा लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो अगर देखा जाए ये दोनों बल कैसे हैं, आप लोग कहोगे दोनों बल धनात्मक हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर दोनों आवेश पॉजिटिव चार्ज हैं यानी धनात्मक आवेश हैं, तो उन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कितना बल लगेगा? आप लोग कहोगे 6 गुणा 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि समान आवेश जो होते हैं उन दोनों समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल, अगर ये दोनों माइनस माइनस हैं, अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो उन दोनों के बीच में कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। अगर ये दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, तो उन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। अगर इसमें से एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। तो आप लोग समझ गए होंगे अगर समान प्रकृति के अगर आवेश हैं, तो उन दोनों के बीच में लगेगा प्रतिकर्षण बल, और अगर विपरीत प्रकार के आवेश हैं, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। तो यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव चार्ज थे, इस वजह से दोनों के बीच में कौन सा बल लगा था? प्रतिकर्षण बल। ठीक। उसके बाद अगर हम इसमें सेकंड क्वेश्चन की बात करें, तो आप लोगों के सामने है 0.4 माइक्रोकूलम। 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण y में 0.2 न्यूटन बल कार्य करता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश है, तो दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या है? तो अब हमें क्या करना है? दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो चलो करते हैं हम। सबसे पहले पहला गोला दे रखा है, मान लो ये पहला गोला है, ये दूसरा गोला है। इन दोनों के बीच की दूरी हमसे पूछी है, तो बीच की दूरी कितनी है? r। ये पहला गोला है, इस पर आवेश कितना है? 0.4 माइक्रोकूलम, जिसका नाम हम दे रहे Q1। दूसरे गोले पर आवेश का नाम दे रहे हम कितना? Q2। अब पहले गोले पर आवेश Q1 का मान दे रखा है, कितना दे रखा है Q1 का मान? 0.4 माइक्रोकूलम। सबसे पहले माइक्रो को हटाएंगे, जब भी हम माइक्रो को हटाएंगे तो 10 पे पावर माइनस 6 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। उसका दूसरे गोले पर आवेश दे रखा है Q2 का मान, कितना दे रखा है? 0.8 माइक्रोकूलम। यहाँ पे भी हम माइक्रो को हटाएंगे तो हो जाएगा 0.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। जब भी हम माइक्रो को हटाएंगे तो किसका गुणा करेंगे? 10 की पावर माइनस के 6 का। उसके बाद दोनों के बीच में बल कितना लग रहा है? तो F का मान दे रखा है, कितना दे रखा है? 0.2 न्यूटन। 0.2 न्यूटन। ये तीनों मान दे रखे हैं और सभी मानों के जो मात्रक थे हमने MKS पद्धति में चेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे? दोनों आवेशों के बीच में जितना भी बल लग रहा है हम क्या करेंगे? बल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर बल का फॉर्मूला देखा जाए तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर y या निर्वात में
1/4πε0 Q1 Q2 और अपॉन r²। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सभी के मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अगर हम सभी के मान रख के यहाँ पे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, f का मान कितना है 0.2 बराबर। उसके बाद 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 × 10⁻9 इंटू। उसके बाद Q1 का मान कितना है 0.4 और गुणा 10⁻⁻6 गुणा Q2 का मान कितना है 0.8 गुणा 10⁻⁻6। ये आप लोगों के सामने हो गया। फिर अपॉन में क्या है r², यहाँ पे क्या है r², ये आप लोगों के सामने। r² को यहाँ ले आओ तो हो जाएगा r² बराबर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 गुणा 10⁻⁻6 और -12 और उसके बाद यहाँ पे कितने हो गए -12 और +9 तो बचेंगे -3। घातें सभी सॉल्व हो गई है। अभी कितना बचा है 0.4 और 0.8 और अपॉन ये 0.2 थे, यहाँ पे भाग में आ जाएंगे तो हो जाएगा कितना 0.2। इससे पॉइंट कैंसिल कर दो और 2 से 4 क्या बार कैंसिल 2 बार। ये कितना हो जाएगा r² बराबर 9 गुणा 10⁻⁻3। उसके बाद इंटू 0.8 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.6 और नीचे तो कुछ बचा नहीं। 1.6 का 9 में गुणा करेंगे तो r² बराबर ये हो जाएगा 16 और 9 का गुणा करेंगे तो 144। ठीक है। उसके बाद एक अंक बाद पॉइंट यहाँ पे गुणा 10⁻⁻3। एक पॉइंट उधर किसका दें तो 144 हो जाएंगे और यहाँ पे +1 घाते आ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा r² बराबर -1, ये हो जाएगा 144 गुणा 10⁻, अगर पॉइंट इधर किसका रहे हो तो उतना ही हमें माइनस करना पड़ेगा। जितने पॉइंट उधर किसकाओगे तो उतना ही यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा और इधर की साइड किसकाओगे आप लोग तो उतना ही हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा घातों में। अगर हम यहाँ पे एक अंक उधर किसका रहे हैं तो एक घात कम करोगे तो -3, एक घात और कम करोगे तो -1, तो -3 -1 कितना हो जाएगा -4। अब हम क्या करेंगे वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा r बराबर √ में 144 और इंटू 10⁻⁻2। अब हम वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा 144 का वर्गमूल लेंगे तो r बराबर ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻, जब हम घातों का वर्गमूल लेंगे तो आधी घातें रह जाएंगी तो यहाँ पे जो -4 है वो कितना रह जाएगा -2। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी आ गई 12 गुणा 10⁻⁻2 और यहाँ पे क्या ये मीटर। यही हमसे पूछा था। अगर आप लोग मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना चाहो तो 10⁻−2 हैं उसे हम हटा देंगे तो ये हो जाएगा r बराबर मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। 100 का गुणा करेंगे तो 10⁻−2 हट जाएंगे तो ये केवल कितना बचेगा 12 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा था दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, तो अगर आप लोग मीटर में बताओगे तो 12 गुणा 10⁻−2 मीटर, अगर सेंटीमीटर में बताओगे तो 12 सेंटीमीटर। मीटर से जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे तो 10⁻−2 हट जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब पहला प्रश्न तो आप लोगों का यही था। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। जितना पहला गोला दूसरे पे बल लगाएगा उतना ही दूसरा गोला पहले पर भी बल लगाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जो वैद्युत बल होते हैं वह कूलाम के तीसरे नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो ये जितना पहला बल इस पर लगाएगा बल उतना ही दूसरा आवेश भी पहले पर लगाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे हमसे क्या पूछा है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण, यानी हमसे पूछा है दूसरे गोले पर
दूसरे गोले पर बल कितना लगेगा पहले गोले के कारण, तो ये भी इतना ही लगेगा, किसके बराबर F12 के बराबर इतना ही बल लगेगा, अर्थात आप लोग समझ गए होंगे कितना बल लगेगा 0.2 न्यूटन का। तो आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन इनकी जो दिशाएं रहेंगी वो कैसी रहेंगी, अलग अलग रहेंगी। यानी अगर हम इनके परिमाण की बात करें तो इनके परिमाण दोनों के कैसे होंगे बराबर, ठीक है, इनके जो परिमाण होंगे दोनों बलों के वो कैसे होंगे बराबर। तो ये दोनों बल किसके बराबर हो जाएंगे, तो आप लोग कहोगे 0.2 न्यूटन। इसका मतलब ये है दूसरे गोले पर जितना बल लग रहा है पहले के कारण उतना ही बल लगेगा पहले पर दूसरे के कारण, और दोनों बल कितने लगेंगे 0.2 न्यूटन का। तो आप लोग समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि जो वैद्युत बल होता है वो न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है, अर्थात समझ गए होंगे आप लोग, पहले आवेश पर जितना बल लगेगा इसके कारण उतना ही इस पर बल लगेगा इस आवेश के कारण, अर्थात दोनों पर बल कितना लगेगा 0.2 न्यूटन, लेकिन दिशाएं अलग अलग होंगी। जब इस पे बल, अब यहाँ पे अगर देखा जाए दोनों ही पॉजिटिव है तो इस पे बल लगेगा, दोनों की जो प्रकृति होगी नेचर होगा वो कैसा होगा रिपेल फोर्स होगा, अर्थात प्रतिकर्षण बल होगा। ये वाला इसको बल लगाएगा बाहर की ओर और ये वाला इसको बल लगाएगा बाहर की ओर, सही है। तो आप लोग समझ गए होंगे इनकी जो दिशाएं होंगी वो प्रतिकर्षण होंगी, सही है, यानी जो नेचर होगा वो कैसा होगा प्रतिकर्षण। तो ये हमारा कौन सा न्यूमेरिकल है सेकंड, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके तीसरे न्यूमेरिकल की बात करें तो तीसरा क्या है यहाँ पर, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि KE²/G विमाहीन है। मतलब आप लोगों के सामने जो राशि लिखी है ये कैसी है, विमाहीन है, मतलब इसकी विमा नहीं है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान भी बताना कितना है और यह भी बताना है यह अनुपात क्या बताता है, मतलब यह अनुपात किस चीज़ को बताता है ये भी हमें बताना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम K की बात करें, K क्या है, तो ये जो K है वो एक नियतांक है जिसका मान कितना होता है 1/4πε0, और ये किसके बराबर होता है 9 गुणा 10⁻⁹। इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद E क्या है, E होता है फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश। इसका मान कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और यहाँ पे क्या कूलाम। फिर ये क्या है G, जिसे बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। G क्या है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान कितना होता है 6.67 गुणा 10⁻⁻11। मात्रा क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, प्रति किलोग्राम स्क्वायर। उसके बाद Me क्या है, Me है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कितना होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम। उसके बाद Mp क्या है मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.66 गुणा 10⁻⁻27 kg। तो आप लोग समझ गए होंगे ये सभी क्या हैं और इनके मान क्या हैं और इनके मात्रक क्या हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है 1/4πε0 जिसका मान होता है 9 गुणा 10⁻⁹। मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। E क्या है मूल आवेश जिसका मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। G क्या है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसका मान होता है 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। Me क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका मान होता है 9.1 गुणा 10⁻31 kg। Mp क्या है मास ऑफ प्रोटॉन जिसका मान होता है 1.66 गुणा 10⁻27 kg। अब हम क्या करेंगे एक एक, यह एक विमाहीन राशि है तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे मात्रक निकालेंगे कि इसका मात्रक क्या होगा, ठीक है। तो पहले नंबर पे हम क्या कर रहे हैं कि E²/G MP का मात्रक। सबसे पहले हम इसका क्या निकाल रहे हैं मात्रक निकाल रहे हैं कि इसका मात्रक क्या होगा। चलो पहले नंबर पर फर्स्ट K का मात्रक लगाओगे, E का मात्रक लगाओगे, G का मात्रक लगाओगे, ME का मात्रक, MP का मात्रक, सभी के मात्रक लगा दो। तो K का मात्रक क्या है
तो आप लोग कहोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम स्क्वायर। उसके बाद क्या है ई का मात्रक क्या होता है कूलाम स्क्वायर, कूलाम, लेकिन यहाँ स्क्वायर भी लगा है तो तुम्हें भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। फिर बट्टे में जी का मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। फिर इनटू में फिर क्या है एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केजी, प्रोटॉन का द्रव्यमान केजी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा केजी और इनटू में केजी। तो ये कितना हो जाएगा भाई, कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर कैंसिल, केजी स्क्वायर से ये डबल बार केजी स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचेगा ऊपर न्यूटन मीटर स्क्वायर और यहाँ पे नीचे भी क्या बचेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ये अब यहाँ पे जब कैंसिल ही हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी का जो मात्रक निकल के आया है वो कुछ नहीं है। तो ये यहाँ पे मात्रक क्या है कुछ नहीं है। तो ये एक निकल के आया, यहाँ पे कुछ मात्रक नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि यह राशि आप लोगों के जो सामने राशि लिखी हुई है वो एक राशि कैसी है, यहाँ पे अगर देखा जाए मात्रकहीन राशि है, अर्थात इसका कोई भी मात्रक नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अतः यह एक मात्रकहीन राशि है। जब इसका मात्रक नहीं है तो इसकी विमा भी नहीं होगी। फिर यह एक मात्रकहीन राशि है, इसलिए यह एक विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है, यानी इसकी कोई भी विमा नहीं होगी, विमाहीन राशि है। तो ये अगर आप लोग लिखना भी चाहो इसकी विमा क्या होगी तो आप लोग लिख सकते हो M0 L0 T0, इस टाइप से आप लोग लिख सकते हो। इसका मतलब इसकी कोई विमा नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले हमसे पूछा था इसका मात्रक क्या है, तो वही इसका मात्रक नहीं होता है, यह एक मात्रकहीन राशि है। जब मात्रक नहीं है तो फिर इसकी यहाँ पे विमा भी नहीं निकलेगी। और अगर आप लोग विमा निकालोगे भी तो सबसे पहले हम के की विमा लगाएंगे, फिर हम ई की विमा लगाएंगे, फिर हम जी की विमा लगाएंगे, फिर एम की विमा लगाएंगे, फिर एम पी की विमा लगाएंगे। तो ये सभी के हम जब मान रखेंगे सॉल्व करोगे तो हमारा कुछ इस टाइप से आ जाएगा M0 L0 T0, मतलब इसका मात्रक एवं इसकी विमा नहीं होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इससे ज़्यादा सरल था तो हमने इससे बेटर समझा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका हमने पहले मात्रक निकाला तो मात्रक नहीं निकला, फिर जब मात्रक नहीं है तो इसकी विमा भी नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट प्रश्न तो हमसे ये पूछा था। इसमें अगर हम आगे की बात करें तो हमसे पूछा है भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान क्या है। दूसरे नंबर पे हमसे ये भी पूछा है कि इस अनुपात का मान क्या है। चलो, तो सबसे पहले अगर हम इस अनुपात का मान देखें तो क्या लिखा है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई और एम पी, इसका मान हमसे पूछा है। तो भाई इसका मान निकाल दो आप लोग। इसका जब हम मान निकालेंगे तो मान क्या निकलेगा के का मान कितना होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। ए का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19, लेकिन वर्ग है। उसके बाद जी का मान कितना होता है 6.67 गुणा 10 की पावर -11। उसके बाद इंटू एम ई का मान कितना होता है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 इंटू एम पी का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा -27। जब आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो इसका मान आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 1.6 का वर्ग करेंगे तो 2.56 गुणा 10 की पावर -19 का वर्ग करेंगे तो -38 और बट्टे में ये कितना हो जाएगा
6.67 गुणा 10 की पावर माइनस का 11 गुणा 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस का 31 और गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 27। सबसे पहले हम ये घाते सॉल्व करेंगे और 9 का हम यहाँ पे गुणा करेंगे, तो 9 का 6 में गुणा करेंगे 54 हासिल 5, 9 5 45 और 5 कितना हो गया 50, 9 दूनी 18, 18 5 23, क्या अंक हुआ 0.2, तो यानी 23.04 गुणा 10 की पावर माइनस के 38 प्लस का 9, तो कितना बचेगा माइनस का 29 और बट्टी नीचे कितना बचेगा 6.67 गुणा 9.1 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर ये कितना हो जाएगा माइनस का 11 और माइनस का 31 और माइनस का 27, तो माइनस का 11 और 7 1 8 और 1 9, ठीक है, 2 3 5 और 1 6 यानी माइनस का 69। घाते ऊपर पहुंचाओ, इन सभी का आप लोग गुणा कर लेना, तो ये हो जाएगा 23.04 और बट्टे में ये हो जाएगा 6.67 गुणा 9.1 और यहाँ पे गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा 16 का 1 में गुणा करेंगे 16, ठीक है, और 16 का 9 में गुणा करेंगे तो 144, ठीक है, और 144 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 145, ठीक है। 16 का 1 में गुणा करेंगे 16, सॉरी यहाँ पे 16 का 1 में गुणा करेंगे 16 और 16 का 9 में गुणा करेंगे 144 और 1 हासिल 145, 2 अंक का दशमलव तो जो हो जाएगा 14.56 गुणा 10 की पावर -69 को ऊपर ले जाओगे प्लस के 69, तो घाते कितनी हो जाएंगी 10 की पावर -29 और गुणा 10 की पावर यहाँ पे कितना प्लस का 69, 9 में से 9 घटाओ कितना बचेगा 0 और 6 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 40, सॉरी 29 नहीं है यहाँ पे, कितना है, हाँ 29 ही है। और उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा 40, ठीक है। एक बार हम फिर से चेक कर ले रहे हैं यहाँ पे 9 10 की पावर 9 2.56 10 की पावर -19 का वर्ग 10 की पावर -38, ठीक है। उसके बाद इन सभी को हम घातों को जोड़ेंगे तो माइनस का 11 माइनस का 31 और माइनस के 27, तो 7 और 1 8 और 1 9, सही है। और उसके बाद -2 और -3 माइनस का 5 और 1 ये माइनस का 6 माइनस के 69, ऊपर जाएंगे प्लस के 69, तो ये कितना बचेगा 9 में से 9 हटाएंगे 0 और 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 4, ठीक है। जब आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा आप लोगों का 2.29 गुणा 10 की पावर, पूरा सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा घातों में डाउट लग रहा है, तो ये एक बार इसे फिर से चेक कर लें। आप लोग एक बार फिर से चेक कर लेना इसे, तो ये अगर कल कहीं गलती हो इसे आप लोग खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है, अगर कोई गलती हो तो बता देना। और उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 की पावर, चेक ही कर ले रहे इसे, हो सकता है यहाँ पे माइनस का 39 हो, ठीक है, ये इतना मान इसका आ जाएगा, ठीक है, 2.29 गुणा 10 की पावर माइनस के 39। और एक बार आप लोग इसे फिर से सॉल्व कर लेना, सही है, और मैं भी चेक कर लूँगा इसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम यहाँ पे, तो इसमें एक प्रश्न और पूछा गया है, एक प्रश्न और क्या है यहाँ पे, तो एक प्रश्न इसमें ये पूछा है कि यह अनुपात
क्या बताता है। तो हमें ये भी बताना है कि यह अनुपात क्या बताता है, कौन सा अनुपात। तो अगर देखा जाए K, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है G, यहाँ लिखा है E स्क्वायर और ME और MP, ये हमें बताना है यह अनुपात क्या बताता है। तो ये 3rd नंबर पे हमसे ये भी पूछा है कि यह अनुपात क्या बताता है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, K, ये लिखा है KE स्क्वायर बट्टे में R स्क्वायर। हमने क्या किया, R स्क्वायर का अंश में भाग दिया और R स्क्वायर का हमने हर में भी भाग दे दिया। तो हो गया ME और यहाँ पे MP और बट्टे में क्या, R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये फॉर्मूला बन गया, पता है किसका, K का मतलब क्या होता है। चलो हम K को भी लिख दे रहे हैं। K का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E जो 2 बार लिखे हम ऐसे भी लिख सकते हैं E इंटू E और बट्टे में R स्क्वायर, ये लिखे R स्क्वायर। तो इसको हमने इस टाइप से लिख लिया। अपॉन नीचे कितना लिखा है G, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ME इंटू MP और अपॉन R स्क्वायर, इस टाइप। ये लिखा है G, ME MP ये लिखा है, R स्क्वायर ये लिखा। ऊपर K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन, E को 2 बार लिख लिया E इंटू E और यहाँ पे R स्क्वायर। ये फॉर्मूला भाई नीचे क्या है, ME MP अपॉन R स्क्वायर और यहाँ पे G, ये बन गया। जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक हमारे पास क्या है, प्रोटॉन, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R। तब इन दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो कितना लगेगा, G, दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमानों का गुणनफल और बट्टे में बीच की दूरी का वर्ग। तो नीचे तो ये हमारा क्या रखा हुआ है, तो आप लोग कहोगे यहाँ पे अगर देखा जाए गुरुत्वाकर्षण बल यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ये है। ऊपर क्या है भाई, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये प्रोटॉन पर आवेश भी इतने के ही बराबर होता है, E के बराबर, मूल आवेश के बराबर। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन और ये बीच की दूरी का वर्ग। तो ये क्या बनना है अपने आप में, तो आप लोग कहोगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल। तो आप लोग समझ गए ऊपर क्या है, तो आप लोग कहोगे वैद्युत बल है, क्या है, वैद्युत बल F, यहाँ पे जिसे बोलते हैं FE बोल सकते हो आप लोग, FE। और नीचे क्या है, F ग्रेविटी फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल FG। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यह अनुपात हमें क्या बताता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात बताता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यह अनुपात इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के बीच कार्यरत वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल को वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात को व्यक्त करता है। ठीक है, तो हमें ये बल क्या बताता है कि ऊपर क्या बन जाता है हमारा वैद्युत बल, नीचे क्या बन जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। ऊपर वैद्युत बल, नीचे गुरुत्वाकर्षण बल, इसके बीच में क्या लगा है, ये अनुपात यानी बट्टे का चिन्ह, तो हम इसे अनुपात बोल सकते हैं। तो यह अनुपात इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात को व्यक्त करता है। कौन, यह राशि। तो यह अनुपात। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों के सामने है, किसी वस्तु का जो आवेश होता है, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश होता है वो कैसा होता है, क्वांटीकृत होता है। इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वह मूल आवेश का कैसा होता है, पूर्ण गुणज होता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकृत। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो हमने आप लोगों से क्या कहा है, किसी वस्तु पर, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा
की मात्रा, आवेश की मात्रा मूल आवेश के पूर्ण गुणज तो यह होती है, पूर्ण गुणज होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटमीकरण। तो आप लोग समझ गए होंगे आवेश का क्वांटमीकरण का क्या मतलब है। किसी वस्तु पर जितना भी आवेश होता है उसकी जो मात्रा होती है तो यहाँ पर वो n टाइम्स होती है मूल आवेश के। अर्थात हम बोल सकते हैं Q बराबर मूल आवेश, इसका पूर्ण गुणज होता है कौन? यहाँ पे n। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस का Ne। यानी किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का जो आदान और प्रदान होता है हमेशा पूर्णांकों में होता है, इसका मतलब ये है। ठीक है। और यहाँ से अगर मूल आवेश का तो यहाँ पे इंटू करें, n का मान हमेशा कैसा निकलता है? आप लोग कहोगे यहाँ पे पूर्णांक निकलता है। तो इसी बात को हम बोल देते हैं कि यहाँ पे आवेश जब यहाँ पे जाएगा, यानी किसी वस्तु पर, जैसे हमारे पास मार्कर है तो इस मार्कर पर ही जो आवेश होगा, कुल आवेश होगा, वह मूल आवेश का क्या होगा? n गुणज होगा, यानी n गुणांक होगा। तो इस बात को हम क्या बोल देते हैं? आवेश का क्वांटमीकरण। तो आप लोग समझ गए होंगे आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा मूल आवेश के कैसी होती है? पूर्ण गुणांक होती है। ठीक है। उसके बाद फिर आगे पूछा है स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो जब आप लोग इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, मतलब जो मूल आवेश होता है, वह बहुत छोटा होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E, मतलब जिसे बोलते हैं मूल आवेश, यह बहुत छोटा आवेश होता है। तो हम बड़े पैमानों पर इसकी क्या करते हैं? तुलना, यानी बड़े पैमानों पर हम इसकी गणना करते हैं तो इस छोटे से मान को हम क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, यानी इसकी उपेक्षा कर देते हैं। तो हम क्या कर देते हैं? इसकी उपेक्षा कर देते हैं। तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे क्या? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश अति सूक्ष्म होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश अति सूक्ष्म होता है, इसलिए बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश से व्यवहार करते समय वैद्युत आवेश से व्यवहार करते समय आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा करते हैं, यानी इसे हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश अति सूक्ष्म होता है, इसलिए यह घटना दृष्टिगोचर नहीं होती है, मतलब देखने योग्य नहीं होती है। तो यहाँ पे इसे हम यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने योग्य नहीं है, इसलिए यह दृष्टिगोचर नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या? क्या समझे आप लोग? आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है? किसी वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणांक होता है, अर्थात मूल आवेश का n टाइम्स कौन होता है? आवेश। सही है। अर्थात मूल आवेश का मान निकाल दिया जाए टोटल आवेश में, फिर हमारे पास जो n का मान बचेगा वो हमेशा क्या बचेगा? पूर्णांक बचेगा। तो इसी बात को हम क्या बोल देते हैं? आवेश का क्वांटमीकरण। फिर दूसरा, बड़े पैमाने पर हम क्या करते हैं? तो ये इस चीज़ को हम छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर बड़े पैमानों पर देखें तो इलेक्ट्रॉन का आवेश बहुत छोटा होता है। जब आप लोग इनका n टाइम्स मल्टीपल करोगे तब भी हमें छोटा ही आवेश प्राप्त होगा। n टाइम्स मल्टीपल करोगे आप लोग, इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, इसका n में गुणा करेंगे तब भी हमें एक छोटा सा ही आवेश प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति हम क्या कर देते हैं? इसकी उपेक्षा कर देते हैं, दृष्टिगोचर कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पर तो ये हमारी कहानी हो गई चौथे प्रश्न की। ठीक है।
इसमें से एक प्रश्न जो है यहाँ पे, इसको आप लोग खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है, ये वाला, इसको आप लोग एक बार फिर से सॉल्व कर लेना, नहीं तो हम इसे कल फिर से देख लेंगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और जो हम इसमें क्या करेंगे, एक तरफ से सभी न्यूमेरिकल तो यहाँ पर सभी चैप्टर के कराएंगे आप लोगों को, ठीक है। ठीक, धन्यवाद।